सो हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज एजगर फ्रॉम माय क्लासेस। तो आज यार बात करने वाले केवीपीवाई के किशोर विज्ञान प्रोत्साहन योजना। ये एग्ज़ाम क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इस पर क्या होता है, क्या चीज़ें है, कब भरना है इसका फॉर्म, क्या फ़ायदे हैं इसके, हर चीज़ हम हर आस्पेक्ट से केवीपीवाई को देख रहे होंगे। तो ज़्यादा ना देर करते हुए चलो भाई शुरू करते हैं। तो केवीपीवाई जो है हमारा, इसकी फुल फॉर्म छोटी सी है, किशोर विज्ञान प्रोत्साहन योजना। सबसे पहले इसके एडवांटेजेस देखते हैं। आपको जो सबसे चीज़ ज़रूरी आपको पता होनी चाहिए, या फिर आप जिसके लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित है उसी की बात कर लेते हैं। एडवांटेज क्या है? सबसे पहले तो आपको अगर एग्ज़ाम आप क्लियर कर लेते हो, ये क्या है आगे बात करेंगे, तो आपको डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है IISc और IISc में। IISc क्या है भाई? IISc है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज, और IIScR है हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। ये बहुत ही ज़्यादा रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स होते हैं हमारे। IISc बेंगलोर का तो कई लोगों ने नाम भी सुना होगा, जो कि हमारा केवीपीवाई कंडक्ट भी कराती है। ठीक है, हमारे काफ़ी ज़्यादा रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है। ये सीधा हमको रिसर्च एरिया में लेके जाएंगे। ठीक है, इनमें रिसर्च काफ़ी ज़्यादा होती है। इसमें बैचलर्स होती है बेसिक साइंस के ऊपर। ठीक है, मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये सबसे बड़ा आपका एडवांटेज है कि आपका डायरेक्ट 12th के बाद इन दोनों इंस्टीट्यूट्स में, इन दोनों टाइप्स के इंस्टीट्यूट्स में आपका एडमिशन हो सकता है। गवर्नमेंट के काफ़ी ज़्यादा रेप्यूटेड है हमारे, ये रेप्यूटेड है। ठीक है, बैचलर्स डिग्री जो आपकी 3 साल की होती है, उसके अंदर आपको हर मंथ 5,000 मिल रहे होंगे इसका स्टाइपेंड, और हर ईयरली आपको मिल रहा होगा 20,000 का ग्रांट। और जब आप मास्टर्स में चले जाएंगे, बैचलर्स के बाद अगर आप मास्टर्स करते हैं, तो उसके अंदर आपको 7,000 पर मंथ मिल रहे होंगे, और 28,000 का आपको ईयरली ग्रांट मिल रहा होगा। देखिए यार, बहुत बड़ी बात है ये। एक तरीके से एडवांटेजेस हैं, आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। एक तरीके आपको जेई नीट, ये जो रेस चल रही है, इन सब की बिट सेट वगैरह, ये आपको देने ही नहीं पड़े। ठीक है, आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल गया। और किसके बाद मिल जाएगा भी देखेंगे। ये इसके यार बहुत बड़े बड़े फायदे हैं। बैचलर्स देखिए, आपको महीने के 5,000 रुपये मिल रहे हैं, और ईयरली ग्रांट आपको 20,000 मिल रहा है, बहुत ज़्यादा होता है। एलिजिबिलिटी क्या रहती है? एलिजिबिलिटी सबसे पहले तो इसके कि आपने 10th के बाद अपनी साइंस परस्यू करी हो। ठीक है, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ PCM के हो, या फिर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो PCB के हो, या फिर आपने चारों की चारों ले रखी हो, मसीहा जिनको मैं बोलता हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स, आपने चारों की चारों ले रखी हो। ठीक है, तो आप अपियर किसके लिए हो सकते हैं? आप यार अपियर तो एक ही के लिए हो सकते हैं, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पकड़ेंगे, या फिर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पकड़ेंगे। एक एक करके पहले बात करते हैं। सबसे पहले जो टाइप होता है हमारा एलिजिबिलिटी, होता है एसए। एसए जब होता है जब आप 11th क्लास में होते हो, यानी कि आप 10th पास करके आ गए, आपके 75% होने चाहिए मैथ्स और साइंस मिला के 10th क्लास में, और आपने 11th में परस्यू कर रखी हो साइंस, चाहे आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कर रखी हो, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कर रखी हो। SX होता है हमारा 12th क्लास में, जब आपने 12th क्लास अपनी पास कर ली, आपने 12th के बोर्ड पास कर लिए। ठीक है, तो तब आपके देखिए 11th की एलिजिबिलिटी भी रहेगी, यानी कि 75% तो होनी चाहिए अभी भी मैथ्स और साइंस में 10th के अंदर, प्लस 60% भी होने चाहिए आपके 11th के अंदर जो आपके साइंसेस के सब्जेक्ट्स थे। इसमें कई लोग कंफ्यूज होते हैं। 60% किस में? अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आपके टोटल तीनों को एग्रीगेट मिला के, तीनों में अलग अलग नहीं यार, तीनों में एग्रीगेट मिला के, आप तीनों में कम से कम पास होने चाहिए, तीनों को एग्रीगेट मिला के 60% होनी चाहिए। ऐसे ही आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो दोनों के लिए रहेगा। ठीक है, SB होता है 12th के बाद जब आप फर्स्ट ईयर में आ जाते हैं अपनी ग्रेजुएशन की, बेसिक साइंस की। बेसिक साइंस भी कई टाइप्स की इन्होंने दे रखी है, इनका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा कि कौन कौन सी बेसिक साइंस होती है। ठीक है, जब बेसिक साइंस के फर्स्ट ईयर में होते हैं, देखिए BTech MBBS बच्चे एलिजिबल नहीं होते 12th के बाद। ठीक है, और ये भी तब तक होते हैं जब आप बेसिक साइंसेस करें। देखिए, जो IISc और IIScR है हमारे बेसिक साइंस, BSc कराते हैं हमारे अलग अलग चीज़ों के अंदर। ठीक है भाई, 12th में आपके वही 60% होनी चाहिए, साइंस के सब्जेक्ट्स थे। 10th में आपके अभी भी 75% होनी चाहिए मैथ्स और साइंस को मिलाकर, और फर्स्ट ईयर में भी 60% होनी चाहिए। तो देखिए यार, जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता चला जा रहा है, आपके एग्जाम और आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा टफ होता चला जा रहा है। तो कोशिश देखिए यार, कई लोग नहीं ला पाते फर्स्ट ईयर में भी 60%, और अपने 12th के अंदर भी 60% नहीं ला पाते। मोस्टली ले आते, लेकिन कई होते नहीं ले आ पाते, तो उनका सपना टूट जाता है केवीपीवाई का। तो यार शुरुआत से तैयारी करके चलो। अगर मैं इसकी सिलेबस की बात करूँ, तो यार केवीपीवाई के लिए IISc बेंगलोर ने सिलेबस कुछ कन्फाइन नहीं कर रखा, लेकिन ज़्यादातर अब तक जो देखा गया है, अगर आप 11th में SE में देते हैं तो आपका 10th तक का सिलेबस आता है। अगर आप SX में देते हैं तो आपका 12th तक, SX में देते हैं तो 12th तक का, और SB में देते हैं तो 12th तक का। इन दोनों में आपका 12th तक का सिलेबस रहता है, बाकी इसके अंदर आपका 10th तक का सिलेबस रहा होता है। ठीक है, इस तरीके से चलता है। केवीपीवाई है क्या? मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। केवीपीवाई है क्या? केवीपीवाई हमारा किशोर विज्ञान प्रोत्साहन योजना, एक टाइप की स्कॉलरशिप है, फेलोशिप आप कह सकते हो, जो कि 1999 में शुरू करी गई थी गवर्नमेंट के द्वारा। ये एग्जाम IISc बेंगलोर कंडक्ट करवाती है। देखिए, IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलोर कंडक्ट करवाती है। मेन सबसे हमारी जो
साइंस का रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये एग्ज़ाम बनवाया किस लिए? एग्ज़ाम इसलिए बनवाया था लोगों का, बच्चों का रिसर्च के अंदर ज़्यादा मोटिवेशन हो, रिसर्च वो ज़्यादा करें, इसके लिए जो स्टाइपेंड प्रोवाइड करे गए, ठीक है। इनका डायरेक्ट एडमिशन प्रोवाइड करा गया किशोर विज्ञान प्रोत्साहन योजना के थ्रू, ठीक है। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होता है, यानी कि आप इस फेलोशिप के लिए या फिर स्कॉलरशिप के लिए कैसे एलिजिबल हो पाएंगे, ठीक है। सिलेक्शन क्या है, इसमें 2 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला स्टेज आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, दूसरा स्टेज आपका इंटरव्यू होगा। सबसे पहले एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट में आपके 2 सेक्शंस होते हैं, जिसके अंदर हर एक सेक्शन के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स और दूसरे सेक्शन में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स होता है। पूरा का पूरा आपका एमसीक्यू होता है, ठीक है। आपको अगर आप ऐसे स्ट्रीम के लिए हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा, ऐसे स्ट्रीम के लिए तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो तीनों की आपको चारों की चारों अटेम्प्ट करनी होती है। जबकि अगर आप एसएक्स स्ट्रीम में है तो आपको सेक्शन 1 में से, जैसे मैंने आपको बताया एप्टीट्यूड टेस्ट में आपके 2 सेक्शन होंगे, तो आपको सेक्शन 1 में से कोई 3 अटेम्प्ट करने होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स में से, और आपको सेक्शन 2 में से कोई 2 अटेम्प्ट करने होंगे। सेम बात मेरी एसबी के लिए रहेगी और एसएक्स के भी लिए रहेगी, ठीक है। बस ऐसे के लिए आपको चारों के चारों अटेम्प्ट करने होंगे। ये टोटल 100 मार्क्स का आपका एक एग्जाम बनेगा, जिसके अंदर से फिर 75% लिया जाएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अभी आगे बात करते हैं, इसमें आपका टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। अगर आप इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं, इस एग्जाम की नोटिफिकेशन आती है जी 2 संडे ऑफ जुलाई को, ठीक है। 2 संडे ऑफ जुलाई को इस एग्जाम की नोटिफिकेशन आएगी। ये एग्जाम होता कब है? नवंबर में होता है। इसका रिजल्ट 3rd वीक में आ जाता है दिसंबर के। और उसके बाद क्या होता है, जब इसका रिजल्ट जब आ जाता है तो उसके लिए अगर आप जो कट ऑफ लिस्ट है, उस तक मेरिट लिस्ट है, अगर आप उसमें अपीयर हो पाते हैं या फिर आपका नाम आ जाता है उस रिजल्ट में, तो आप जाते हैं जी स्टेज 2 के लिए, जो कि आपका है इंटरव्यू। इंटरव्यू अगर आपका क्लियर हो जाता है तो 75% आपके एप्टीट्यूड टेस्ट का लगेगा और 25% लगेगा आपके इंटरव्यू का, और दोनों को मिला के आपकी मेरिट लिस्ट तैयार करी जाएगी इस 100% में से, 75% और 25%। अगर आप इस मेरिट लिस्ट में अपीयर हो जाते हैं तो आप केवीपीवाई के लिए सक्षम हो जाते हैं। मेरे ख्याल से मैं आपको जो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी देना चाहता था, मैं सारी की सारी आपको दे पाया। अभी भी आपको कोई डाउट वगैरह तो देखिए, जो कट ऑफ है मैं इसकी बता देता हूँ कि 100 में से कितने आ रहे होते हैं बच्चों के, कितने % आ रहे होते हैं। तो 60% के आसपास आपको लाने होंगे अगर आपको इसके अंदर आना है। हाँ, 60% ही चाहिए होते हैं बस। लेकिन क्या है, मैं आपको स्ट्रेटेजी बताता हूँ हल्की सी केवीपीवाई की प्रिपरेशन की। केवीपीवाई को जो लेवल है हमारा जेई और नीट, जो हमारे एंट्रेंस एग्जाम होता है उन्हीं की लेवल का रहता है। अगर आप केवीपीवाई की प्रिपरेशन करते हैं तो आपकी जेई और नीट की भी साथ के साथ हो रही होती है, या फिर अगर आप नीट और जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपकी साथ के साथ केवीपीवाई की भी प्रिपरेशन हो रही होती है। तो आपको इस एग्जाम में जरूर बैठना चाहिए। अगर आप इस एग्जाम में बैठते हैं तो आपकी नॉलेज ही इंक्रीज होगी, ठीक है। और देखिए कितना बड़ा एग्जाम है, आपको एक तरीके से रिकॉग्निशन मिलेगी। अगर आप क्लियर कर जाते हैं तो आपको यार जिस भी मोहल्ले में आप रहते हैं सारे पहचानेंगे आपको, ठीक है। अभी भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय यार, थैंक यू।